नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अभिनंदन शेखरी, हमारे सीईओ। स्वागत है अभिनंदन आपका। शुक्रिया आप लोगों ने अतुल जी। बहुत सारा इनके मुरीद हैं, इनके पॉडकास्ट के। अंग्रेज़ अपना लगान और न्यूज़ लॉन्ड्री अपना हफ्ता कभी नहीं बोलते। तो मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके लैपटॉप पे और मेरे लैपटॉप पर भी स्टिकर है, यस, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं और खबरें। शार्दुल के आपके लैपटॉप पर भी, हाँ, तो आप भी अपने लैपटॉप पर ये भी स्टिकर लगा सकते हैं। और साथ में शार्दुल भी हैं हमारे साथ। शार्दुल, आपका भी बहुत हेलो। बहुत स्वागत। और दो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एडीआर के संस्थापक सदस्यों में से एक जगदीप छोकर साहब जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, उसमें छोकर साहब एडीआर एक अपील इन पार्टी भी थी, तो इनकी एक बहुत बड़ी सफलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में इनकी अपील के हक में फ़ैसला दिया है। उसके अलावा हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के एक साथी जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और उनकी खबरें और पर्यावरण से जुड़े तमाम मसलों पर आप पढ़ते रहते हैं, उनकी रिपोर्टिंग आपने देखी है पॉलिटिकल, हृदय जोशी। हृदय, आपका भी स्वागत है। इस समय हृदय बाहर हैं कहीं हल्द्वानी में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अभिनंदन की बात में अपनी बात जोड़ता हूँ कि मेरे लैपटॉप पे भी आपका वो जो स्टिकर है वो लगा हुआ है, मेरे खर्च पे वेरी आजाद गुड। खबरें। नरेंद्र मोदी के 5 साल एक विहंगम अवलोकन, नरेंद्र मोदी 2.0 रिपोर्ट कार्ड। ये हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है जो कि इस समय चल रहा है। इसमें आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाने में हमारी मदद करें। इसके तहत हम वो जो बहुत बिग टिकट स्कीम्स थी मौजूदा सरकार की पिछले 5 सालों में जो शुरू हुई, उनका अ, क्या परफॉर्मेंस रहा, कहाँ तक पहुँची। इसके अलावा अर्थव्यवस्था जो 2019 में जहाँ खड़ी थी और 2014 में जहाँ खड़ी थी, वहाँ से 2024 में कहाँ खड़ी है, किस किस सेक्टर में क्या क्या स्थिति हुई, कौन सी वो जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी जो मोदी जी ने शुरू की थी, वो कहाँ तक पहुँची। इन सब का एक अवलोकन, एक बहुत विस्तृत रिव्यू इस एनएल सेना प्रोजेक्ट के जरिए हम करने वाले हैं। एक सीरीज़ होगी रिपोर्ट्स की। तो इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने में हमारी मदद करें। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, आप लोगों ने देखा कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में, जो संविधान पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसने निर्णय किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और इसको तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। उसको तुरंत रोक लगाई है। अब तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 2022 तक का जो आंकड़ा है उसमें करीब 11,500 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड बिक चुका है 2017 से 23 तक के बीच में। और इसमें से करीब 57% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। अपारदर्शिता जिसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी का भी इसमें अभाव था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कौन किसको पैसा दे रहा है, कहाँ से ले रहा है, क्या। और बहुत सारे इस कानून को लागू करने के रास्ते में कानूनों को अमेंड किया गया था, जिसमें आरटीआई कानून में संशोधन किया गया था, आयकर के कानून में संशोधन किया गया था। इसके अलावा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन किया गया था। बहुत सारे छोटे 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 बदलाव करके इसके लिए एक रास्ता बनाया गया था। सीरियसली लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हमारा चुनावी चंदे का सिलसिला 2017 से पहले भी कोई बहुत बढ़िया नहीं था, जी जी। लेकिन 2017 में उस बहुत बढ़िया ना होने वाले संसाधन के ऊपर एक नया शोषा लगा दिया गया था, जिससे वो और भी खराब हो गया था। और वो खराबी जो थी, उसमें सबसे बड़ी खराबी ये थी कि उसमें जो सत्तारूढ़ दल है, उसको ये बड़ा अच्छा तरीका मिल गया था कि दूसरे दलों का सारा पैसा बंद करवा दे। एक तो ये था, वो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरा ये था कि जनता को, वोटर्स को, सिटीजन्स को जो सूचना मिलती है उसको बंद करवा दें। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी इसमें वायलेशन था। तो ये दो नई खामियां या डिसफंक्शनैलिटीज 2017 में लाई गई थी, उनको हटा दिया गया है। ये कहना कि इससे चुनावी फंडिंग का सारा मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हम वहीं जाएंगे जहां 2017 में थे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो किया गया था वो बहुत फंडामेंटली रॉन्ग बात थी, और अगर वो रह जाता तो देश में फिर एक पार्टी का राज हो ही जाता। तो ये
डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा था, और मुझे ये शांति है कि वो खतरा टल गया है। क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं इस जजमेंट में जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए, वो अगर आप हमारे सामने रख दें, क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट है, हमने तो सारा पूरा पढ़ा नहीं है। जो पहले 5.5% का लिमिट था कंपनियों को डोनेशन देने वाला, उसको डिस्कस करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। आप दोनों को एक ही कानून के दायरे में नहीं रख सकते। तो जो प्रॉफिट मेकिंग है वो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे सकती हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग कैसे चंदा दे सकती है? मैं एक्चुअली काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि जैसे कि चोकर सर बोल रहे थे कि इतने दिनों से लटका हुआ है, ये हियरिंग चल रही है, जजमेंट आएगी नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा ब्लो है एक्चुअली। आई थिंक कई लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, जो न्यूज़ के कीड़े नहीं है हमारी तरह, कि ये कितना बड़ा ब्लो है पार्टी को। और ये इसका अंदाज़ा लगा जा सकता है कि इन्होंने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करवा दिया, आईटी का। पैसे का कितना महत्व होता है चुनाव लड़ने में। और अभी अरविंद जो एनडीटीवी के रिपोर्टर थे, गुरुशेखर, उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि ईडी आपके भी अकाउंट फ्रीज कर रही है। अभी ट्वीट किया। तो कुछ लोगों के ऊपर, आज आपके कुछ नेताओं के ऊपर सीबीआई की रेड भी हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा झटका है बीजेपी को, क्योंकि बहुत सा को पता चल रहा है। कई लोगों को वैसे भी अब संकोच होगा और पैसा देने में, और इनको अब पैसे की इतनी ज़रूरत है। पिछले कई सालों में इतनी सरकारें पलटी हैं, हालांकि उससे इस बैंक अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि मतलब रिसोर्स क्रंच भी हो जाता है। राइट। तो आप इस छोटा मत मानिए इस फैसले को। अब आगे क्या होता है देखते हैं। नहीं, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये पैसा सरकारों को पलटने में ही इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, पता नहीं हमें सर, लोग तो कुछ भी कहते हैं, क्या हमें क्या। इलेक्ट्रल बॉन्ड की प्रक्रिया को लाया गया तो ये फाइनेंस बिल के जरिए लाया गया, बजट के जरिए लाया गया। और अरुण जेटली उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और मुझे अच्छे से याद है जब ये लाया गया था तब शुरुआत से ही इस पर सवाल उठाने शुरू हुए थे। उसके बाद जब ये बात निकल के आई कि जिस दिन वित्त मंत्री का बजट भाषण था, उसके 2 दिन पहले आरबीआई ने इस बात की रेड फ्लैग किया था कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये भी पुख्ता दस्तावेज है कि चुनाव आयोग ने भी इसको गलत बताया और नहीं होने देने की चुनाव बात आयोग कही। ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि गलत था। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा राजनीतिक पार्टियों में भी इसे लेके बहुत डिस्कम्फर्ट था, तो उसके बावजूद अगर सरकार ने इसे किया तो ये वैसे ही असंवैधानिक था। इसका गिरने पर तो एक तरह से एक बहुत बड़ी जीत जो है वो जनता की मानी ये जाएगा। तो वो ये कि अदालत ने ये भी कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुरंत बंद कर दे अब बेचने, जो बॉन्ड अभी तक भुनाए नहीं गए हैं उन्हें वापस करे, और 6 मार्च तक जितने भी बॉन्ड बिके थे उन सबको अपने वेबसाइट को पब्लिक करे, और फिर उस 6 मार्च के एक हफ्ते बाद चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पे ये सारा डेटा पब्लिक करना है कि किसको, किस पार्टी को कौन सा बॉन्ड मिला। ये होगा क्या? ये दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। ये भी देखने वाली बात होगी जगदीप जी कि जो डेटा आएगा, क्या वो टेबुलेशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से डेटा दिया जाएगा आम पब्लिक को, या उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को फिर लगना पड़ेगा किसने पैसा किसको दिया। डिनोमिनेशन और इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी तो होगी, बट हु अवेयर दैट, वो 1 करोड़ का बॉन्ड किसके पास गया और 500 का या 1000 का या 10,000 का बॉन्ड किसके पास गया, ये जानकारी कैसे आएगी, उसका टेबुलेशन कैसे होगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल रहेगा, और उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से पहले हमारे जैसे लोग काम करेंगे। ठीक बात। सारा काम हमने कर लिया, मक्खन खाने के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मीडिया भी ना अकाउंटेबिलिटी इतनी अग्रेसिवली नहीं मांगता पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि अब हम पर आईटी का रेड पड़ा, जो पड़ा, मैं तो बोलता हूँ न्यूज़ लॉन्ड्री ने किसी भी और मीडिया हाउस या पॉलिटिकल पार्टी से पहले 2012 में अपने वेबसाइट पे लिख दिया था कि किसकी कितनी ओनरशिप है, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब ओमदियार ने हमें 3.25 करोड़ दिया, हमने बोला ओमदियार ने 2014 में हमें 3.25 करोड़ रुपए दिया, जो भी, या 2014-15 जब भी वो पास हुआ, कि हम तो अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। आज आप किसी मीडिया हाउस से पूछ लो तुम्हें केजरीवाल सरकार से कितना पैसा मिला, योगी आदित्यनाथ से कितना पैसा मिला, कितना वो देंगे क्या? वो खुद ही नहीं देंगे।
वो पॉलिटिकल पार्टी से क्या मांगेंगे? तो किसानों का जो मुद्दा है एमएसपी का, आपको याद होगा जब पिछली बार किसान आए थे और 2021 में वापस गए यहाँ से, उसके बाद कई सारी संभावनाएं इसमें थी कि भाई कई सारे समझौते हुए थे, जिसमें एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा था कि सारी फसलों के एमएसपी तय करेगी सरकार। वो सारे वादे पूरे नहीं हुए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हैं बहुत सारी इस पूरे आंदोलन के दौरान, वो सारी वापस ली जाएंगी। वो सारे मामले भी वापस नहीं लिए गए। इनफैक्ट उन सारे मामलों में अब लोगों को बुलाया जाने लगा था। पिछले 6 महीनों के दौरान किसान आंदोलन के दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें लोगों को कॉल किया जाने लगा, सम्मन भेजा जाने लगा था। तो ये सारी स्थितियाँ हुई। किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला किया उन्होंने और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस समय वो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, जिसको शंभू बॉर्डर कहते हैं, अंबाला और पटियाले ज़िले की सीमा लगती है वहाँ पर, वहाँ से पंजाब और हरियाणा अलग होते हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ से दिल्ली आने में अभी वक्त है, वहाँ पर रोका गया है उनको। 3 राउंड की बात हो चुकी है, कोई खास बातचीत में प्रगति नहीं हुई है सरकार से, केंद्र सरकार से और किसानों के प्रतिनिधियों से। चौथे राउंड की बातचीत 18 तारीख को होनी है। सरकार से किसान जो है वो एमएसपी की एक लीगल गारंटी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमें कानूनी रूप से ये गारंटी दे दीजिए कि इसका एमएसपी इतना होगा। तो लोग जो सरकार के समर्थन में है वो ये ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार तो एमएसपी बढ़ा ही रही है, हर बार एमएसपी बढ़ा रही है, विच इज हाफ ट्रूथ। बढ़ तो रहा है समर्थन मूल्य, लेकिन लीगल गारंटी देने से क्या होता है कि किसान को फिर कॉर्पोरेट जो है, अगेन कंपनियां जो है वो ठग नहीं सकेंगी। उसके पास ये हो जाएगा इस थ्रेशोल्ड से मुझे ऊपर खरीदना है। अभी क्या होता है कि जब प्रोक्योरमेंट होता है पहले मंडियों में तो सरकार खरीदती है, और जब सरकार के पास अपने भंडार भर जाते हैं फिर सरकार हट जाती है, फिर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि प्राइवेट प्लेयर्स उससे पहले जाते हैं, घरों से अच्छी कीमत देके खरीदते हैं जब उन्हें जरूरत होती है अपनी इंडस्ट्री के लिए अनाज की। लेकिन अगर प्लेयर उसको नहीं मिलेगी कानूनी गारंटी, तो उसे लेके सारा झगड़ा चल रहा है। एमएसपी से कई जुड़ी हुई बातें हैं, सिर्फ ये किसानों की दिक्कत नहीं है। इस समय आप देखिए, भारत सरकार ने जो डेटा जारी किया, खुद इस देश में एग्रीकल्चरल जो मजदूर हैं, जो मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उसके अलावा उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ी है, जिसका मतलब है कि बाकी रोजगार कम हुए हैं। अब आई बात एमएसपी की। सरकार और अधिकतर लोग जो ये इस चीज़ को तय करते हैं, बेसिकली 4 तरह की फसलों पर एमएसपी पर ध्यान देते हैं। अनाज, तो गेहूं, धान, कपास, दलहन और शुगर से जुड़े हुए गन्ना। इसके अलावा जबकि एमएसपी 23 फसलों पे लगनी चाहिए और उन 23 पे कोई ध्यान नहीं देता, जो एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट है। हाँ, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। और उनकी बेटी ने जो बात कही सबके सामने, वो बड़ी अच्छी लगी और बहुत ही भावपूर्ण तरीके से उन्होंने कही। पर एक और चीज़ भारत सरकार अभी कह रही है इन सब के खिलाफ कि हमने 115% बढ़ोतरी की है। मुझे समझ नहीं आता ये 2AB वाला मैथ कौन करता है, भारत सरकार के पास क्यों नहीं है। 2014 में गेहूं का रेट 1455 के आसपास था एमएसपी में, आज 2200 रुपए। ये 115% कैसे हुआ? 14 दूनी 28, अगर 100% होता तो भी 28 होता। इनका इंटरेस्ट फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, इनका इंटरेस्ट फार्मर्स का भला करना नहीं है, इनका इंटरेस्ट उन लोगों का भला करना है जिनसे कम दाम पे खरीद के अपने साइलोज में भर के रखेंगे, उन लोगों के फायदे की बात हो रही है। तो किसानों को जो 2 साल पहले कहा गया था वो भी झूठ था, और जो अब कहा जा रहा है, हर शाम को मीटिंग होती है 8-8 बजे, 11-11 बजे तक मैं देखता हूँ उसके बारे में, सब झूठ कहा जा रहा है कि कमेटी बनेगी। अरे भैया, वो मुंडा जी कह रहे हैं कि सरकार के अपने नियम है काम करने के। अरे हमें नहीं पता सरकार के काम करने के क्या नियम है? 2 दिन में काम हो जाता है, 1 दिन में काम हो जाता है, 24 घंटे से कम में इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है। वहां सरकार के काम करने का नियम कहाँ गया? ये तो अगर किसान इनकी बात मान लेते हैं तो उनकी एक बहुत भारी गलती होगी इस दफा भी। और दिक्कत ये है कि इस दफा बहुत सारे किसान जो हैं और किसानों के नेता, उनको सरकार ने अपने कब्जे में किया हुआ है। तो अगर आपको कॉम्बैट पसंद नहीं है तो न्यूज़ में मत घुसो। इट्स अ कॉम्बैट स्पोर्ट। ये लिटरेचर नहीं है कि हम आराम से प्यार से बैठ के 2-4 बातें करेंगे। आप रोज लड़ेंगे। और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जब मैं वापस आ रहा था तो रेडियो पर ये गाना बजा, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। ठीक है, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। कि आशिकों की शक्ल कुछ भूत सी होनी चाहिए,
अक्ल उनकी नाप में 2 सूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए, और उसमें आप चेंज करते हैं एक्टिविज्म करने के लिए, कलेजा ही काफी नहीं, खोपड़ी भी मजबूत हो। लट बजेगा उसके वेरी बाद। नाइस, वेरी नाइस। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।